तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और केविटी प्रॉब्लम इसी पे आएगा। केविटी तो कई जगह हमने देखा, सेंटर ऑफ मास में देखा, आरबीडी में देखा, ग्रेविटेशन में देखा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे हैं, उसके बाद आगे हम देखते रहेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सेल की वजह से। ठीक है, तो पहला ई डी टू सेल, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, सेल। या सेल डिस्कस करने से पहले अपन लोग ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो, हाँ हाँ, एक्चुअली सेल मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है, दिस इज मतलब ऐसा कुछ है, दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, मतलब ऐसा बीच का पार्ट हटा दिया गया है। और हॉलो स्फीयर मतलब सिर्फ एक ही है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कह सकती हो हॉलो स्फीयर भी सेल ही होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले हॉलो स्फीयर के बारे में देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर, अच्छा तुम्हें याद है ग्रेविटेशन का हॉलो स्फीयर, उसकी वजह से फील्ड कैसा हुआ करता था? ठीक। अब पहला मैं पहले कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। डेरिवेशन हम गॉस लॉ से देखेंगे, डेरिवेशन यानी देखेंगे। ठीक है, हम मैं पहले कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके जिसके जिसको देखते हुए ना हमको हमेशा कैलकुलेशन करना है ताकि कभी गलती ना हो। पहला पहला जो हम देखेंगे ना, हम हॉलो या फिर सॉलिड, यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मान लो मैं कहूँ कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास अंदर भी ठूसा गया है। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ये बहुत ही काम की बात है, पता है बहुत। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर भी मास भरा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मास नहीं है, इसमें ठूसा गया है। लेकिन जो चार्ज है ना, वो सिर्फ कहाँ दिया गया है? इसके ऊपर ही सरफेस पे दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऊपर दिया गया है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो ये बताओ, ये हमारे लिए सॉलिड होगा या हॉलो? ऐसे तो ये सॉलिड है, लेकिन सॉलिड किसके रिस्पेक्ट में है? मास के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मास अंदर तक भरा हुआ है। लेकिन ये चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसा है? हॉलो होगा। तो हम अपने, हाँ हाँ, हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो हम चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे, हॉलो है या सॉलिड है। तो इस बात पे तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है कहाँ मिलता है? एक बोलेगा ना कि एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन वो कंडक्टर है। तो अगर तुम कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे ना तो उसके सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज रुकता ही नहीं है, वो सरफेस पे भाग जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो सरफेस पे भाग जाता है, तो हमेशा हॉलो स्फीयर जैसे काम करता है। तो हॉलो स्फीयर ही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हम सॉलिड या हॉलो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? चार्ज के रिस्पेक्ट। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने सिर्फ मैंने पहला पॉइंट लिखा कि हॉलो या स्फीयर कौन डिसाइड करेगा? चार्ज डिसाइड करेगा, ना कि मास डिसाइड करेगा। मास के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी सॉलिड है, पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें अंदर तक नहीं हुआ तो हम उसको हॉलो मानेंगे। मैंने ये बोला, पहला पॉइंट अच्छे समझते चलना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे जहां पे मान लो ये अपना हॉलो स्फीयर है, ठीक है, या कैसा भी स्फीयर है, हॉलो हो या सॉलिड हो, ये दोनों के लिए मैं बात कह रहा हूँ। अगर मुझे किसी पॉइंट पे चार्ज बनाना है, किसी पॉइंट पे क्या बनाना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो अंदर या बाहर। ठीक है, तो हम उसके अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना, उसी को कंसीडर करेंगे। मान लो इस पॉइंट पे मुझे निकालना था, इस पॉइंट पी पे निकालना था क्या? फील्ड निकालना था। तो मैं वहां से होते हुए क्या बना दूंगा? शेल बनाऊंगा। और उसके अंदर का जो चार्ज होगा,
क्यू जो इन वाला होगा ना, उसी क्यू इन की वजह से ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर के मान लो हजारों चार्ज चाहे कितना भी चार्ज हो, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्यू आउट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है क्या? हाँ, इसका हम गॉस लॉ में देखेंगे। अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, उसको याद रखना, इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा तो तुम सॉल्व कर लो। हाँ, क्यों जीरो का रीजन हम गॉस लॉ में देखेंगे, वो तुम्हें गॉस लॉ में तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, वेलकम। अच्छा, तुम आई हो, मुझे लगा कि नहीं आई हो। गुड। अच्छा। हाँ, ये वाला सब देखो, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से। तुमने लेक्चर देखा जो लास्ट वाले में मैंने क्वेश्चन लिए थे कुछ? ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से लेना है, तो उसमें मैं सेल या हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ और कैविटी प्रॉब्लम की बात करूंगा। ठीक है। अब मैं ना यहाँ डेरिवेशन नहीं करा रहा, डेरिवेशन हम गॉस लॉ में देखेंगे। हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स और फार्मूलेज देखेंगे जिससे तुम्हारा 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। कितना परसेंट सॉल्व हो जाए? 100%। तो इसके लिए मैंने पहला पॉइंट बोला कि सॉलिड हो या हॉलो हो, इसको मास डिसाइड नहीं करेगा, चार्ज डिसाइड करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मान लो कोई एक ऐसा एम मास का सॉलिड स्फीयर है जिसका मास अंदर तक घुसा हुआ है, लेकिन अगर तुमने चार्ज सिर्फ उसके ऊपरी सतह पर दिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए चार्ज के करस्पॉन्डिंग एक हॉलो स्फीयर होगा। भले असली में तो ये मास के रिस्पेक्ट में सॉलिड स्फीयर है, पर चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर। बहुत अच्छा। अब मैं वही कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं दूसरा पॉइंट बताया। पहला पॉइंट होता, दूसरा पॉइंट ऐसा था कि अगर कोई मान लो कैसा भी एक स्फीयर है, ठीक है, और उसके मुझे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पी से होता हुआ एक सरफेस बनाऊंगा। ठीक है। और बस ये देखूंगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि जो क्यू इन होगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ क्यू इन होगा। और जो क्यू आउट बच गया है, इधर भी तो चार्ज बच गया है ना। अगर ये मान लो solid होता तो चारों तरफ चार्ज है, अंदर बाहर हर जगह चार्ज है, अंदर वाले चार्ज की वजह से तो होगा। लेकिन जो क्यू आउट होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है। सिद्धि ने इसका रीजन पूछा तो मैं गॉस लॉ में ही अच्छे से समझा पाऊंगा। वैसे भी गॉस लॉ ने भी यही बताया था। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। सिद्धि कहाँ गई, कुछ बोलने के लिए? अब तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट है कि फॉर आउटसाइड फॉर आउटसाइड पॉइंट, जो चार्ज जो स्फेयर होता है, स्फेयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक बात है, ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, चाहे हॉलिड हो या हॉलो, उससे अभी नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं जो तीनों पॉइंट लिखवाया हूँ जनरल पॉइंट लिखवाया हूँ। मान लो ये हॉलिड है या सॉरी सॉलिड है या हॉलो है, इससे मुझे बाहर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलो। कहाँ गए सबके सब यार, कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो सिद्धि, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? हेलो शिल्पा, आ रही है मेरी आवाज? एक्चुअली सिद्धि बोल नहीं रही है ना, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं आ रहा। माइक ऑफ। कोई नहीं। दिस इज प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए चूंकि ये बाहर है ना, ये आउटसाइडर पॉइंट है,
ये आउटसाइड का पॉइंट है, आउटसाइड का पॉइंट है, तो इसके लिए क्या होगा? स्फीयर कैसा लगेगा? पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा, ठीक है? कैसा लगेगा? पॉइंट चार्ज जैसे। तो ये तीनों बात ना अपने को याद रख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, अगर एक स्फीयर है, स्फीयर से बाहर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, ठीक। अगर बहुत बड़ा आदमी है, तुम बहुत दूर से इसको देखोगे ना तो चींटा जैसा ही लगेगा। तो बस यही है। एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, इसको तुम दूर से देख रहे हो, पॉइंट चार्ज जैसे दिख रहा है, खत्म बात। अगर ये बात हो गया ना, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। सिद्धि कहीं चली गई है क्या? लग रहा है पानी पीने चली गई। अच्छा, तो बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने माइक ऑफ किया था, अब बोला है तुमने, पता है कुछ देर से नहीं बोलती। कोई नहीं। हाँ, जो ये थर्ड पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ बातें कर देते हैं। पहला, मान लो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर स्फीयर, ठीक है? ये स्फीयर है, अभी ये हॉलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है। इससे मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे, जो इससे दूर है, किसी एक्स डिस्टेंस पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ये पॉइंट पी है, तो क्या होगा? आपने अभी बताया कि इसको कैसा दिखेगा? एक पॉइंट चार्ज जैसे दिखेगा, जिसके पास कितने का चार्ज है? क्यू का चार्ज है, या मान लो रो का, क्यू या रो कोई भी दिया हो, क्यू हो या रो हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है? इस पे कितने का चार्ज है, क्यू का चार्ज हो या रो का चार्ज हो, इट्स डजंट मैटर, लेकिन ये इसके लिए कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज से पहले तो ये दूरी एक्स है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होता है, एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बस, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज। और डायरेक्शन यही रेडियली डायरेक्शन हो जाएगा। हो गया, पहला फॉर्मूला आ गया फॉर आउटसाइड। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा इसी में लिख देता हूं। अगर मुझे यहां से किसी अंदर एक्स डिस्टेंस पे निकालना होता, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, यस, अगर मुझे पॉइंट एस पे निकालना होता इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस, तो मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखवाया उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा सोचना, और अब जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा ना, ऐसे ही सोचना, ठीक है? इससे क्या बनाओगे? एक सरफेस बनाओ। क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? जीरो होगा, बस। तो हमें हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला पता चल गया कि हॉलो स्फीयर की वजह से जो फील्ड होता है, आउटसाइड में कितना होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इन साइड में कितना होता है, एस, ठीक है? एक कौन सा केस है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, और इफ एक्स इज लेस देन आर। अब अगर हो जाए थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, इफ एक्स इज इक्वल टू आर, तब क्या होगा? ठीक है, ये बात, ये थोड़ा सोचने वाला बात है, थर्ड वाला। मैं यहां लिख दूं? हाँ बोलो। मैंने कुछ याद रखने वाला नहीं बताया, बस पिछले वाले से ही कंक्लूड करके हम लोगों ने निकाल दिया है। और पूरे, और पूरे हम लोग इसमें यही सब करेंगे अब। हाँ, मैं तीसरा केस ले रहा हूँ। मैं नहीं, जीरो नहीं होगा, मैं तीसरा केस ले रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू आर पे क्या होगा। पहला केस तो तुम्हें समझ में आ गया ना, कि बाहर क्या होगा। दूसरा केस है अंदर क्या होगा। तीसरा केस है कि उसकी सतह पर क्या होगा, है ना? शिल्पा समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, मैंने एक पॉइंट सिखाया था दूसरा पॉइंट में, कि मुझे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना,
तो मैं उससे वहीं से होते हुए एक सरफेस बनाऊंगा और मैं यही देखूंगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है। जितना चार्ज होगा ना उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इसमें तो बाहर चार्ज है। सॉरी, ये कहाँ गया? इसमें तो सिर्फ बाहर चार्ज है ना, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है। अंदर चार्ज तो है नहीं। कहाँ गई है? जब अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना। ठीक है। अब तीसरा जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए ना पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। वैसे हाँ, ग्रेविटेशन जैसा कुछ बनेगा, बहुत अच्छा। देखो, जैसे ही इससे तुम बाहर आओगे, जैसे ही इससे तुम बाहर आओगे। हाँ, फील्ड घट गई। ठीक है। और कैसे बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज वाला फील्ड बनेगा ना। हेलो। अरे पॉइंट चार्ज वाला ही तो फील्ड बनेगा ना। नहीं बनेगा। ठीक है। अब हाँ, हाँ, आर से जैसे ही तुम दूर जाओगे, ये आर है ना, आर। आर से जैसे ही तुम दूर जाओगे, वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा, है ना। पॉइंट चार्ज जैसा। और एक इसका ए वाली फील्ड होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही होगा कुछ, मतलब आर नहीं, एक्स स्क्वायर। और हमने पॉइंट पॉइंट चार्ज का देखा हुआ है। नीचे भी ऐसे पॉइंट चार्ज का ऐसा ही था कुछ। अब देखो, अंदर की तरफ फील्ड क्या होगा? अंदर फील्ड तो जीरो होगा। जीरो होगा ना। तो ऐसा बन गया। और यहाँ पे भी ऐसा बन गया, खत्म। अब हम सिर्फ सरफेस पे देख लेते हैं। सरफेस पे, सरफेस पे कैसा होगा? तो सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा। सरफेस पे देखना, इस सरफेस है अपना। और हम अंदर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा है। और यहाँ पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है? थोड़ा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे कैसा हो गया? डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। आ गई ना। डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। यहाँ पे नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है। अगर किसी उसमें क्वेश्चन पूछता है, किसमें, मतलब, अरे क्या कहते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट टाइप का पूछता है, तो अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो हम पहले इसको प्रियोरिटी देंगे। ठीक है। लेकिन देखो, ये मैथमेटिकल भाषा के अकॉर्डिंग है, मैथ्स के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन हम जो अगर फिजिकली इसको करें ना तो ऐसे हमें दिखेगा। सेल की कुछ ना कुछ तो मोटाई होती है। अगर हम एक हॉलो स्फीयर भी बना रहे हैं ना, तो टी ही मोटाई होगी, बहुत छोटी ही मोटाई होगी, लेकिन होगी। होगी ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि x इज इक्वल टू आर पर, x इज इक्वल टू आर पर आप बताइए, तो आप मैथ के भाषा में कहेंगे, प्योर मैथमेटिकल भाषा हो गया, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम पर आने पर क्या हो रहा है? जीरो हो जा रहा है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा जाने पर कोई वैल्यू आ रही है, तो डिफाइन नहीं है, वहां पे लिमिट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिक्स के भाषा में कहा जाए कि सरफेस पर बताइए, तो ये मामला ऐसा होगा ना, ऊपर वाले सरफेस को फिजिक्स कहेगा सरफेस, क्योंकि हमें दिख रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो है वो तो जीरो है, लेकिन ये सरफेस पे क्या है? यही सेम है, के क्यू बाई आर, सॉरी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो सरफेस पे फॉर्मूला आएगा, वो हो जाएगा के क्यू, एक्स की जगह पे आर रख दो तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये बात समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट बात को लग रहा होगा। नहीं लग रहा ना। बस। तो अगर नहीं लग रहा है तो बहुत इजी बात है। कहाँ गए? हाँ, ये तीनों बात नोट कर लो। नोट कर दिए? ठीक है। ओके। नेक्स्ट करते हैं। शिल्पा को समझ में आ रहा है? हेलो शिल्पा। तो बोलो ना। एक मिनट रुक जाओ। ओपन बोर्ड कर दो क्या? हम्म। नहीं आ रहा है तो बोला करो। तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना समझ लो बस। देखो, पहला पहला केस था, अगर कोई मान लो हॉलो स्फीयर है। ठीक है।
ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। अगर आउटसाइड बोले, अगर x ग्रेटर देन r पे बोले, तो पहला हम क्या बोलेंगे, के क्यू भाई ये किसके जैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसे। और पॉइंट चार्ज का तो आता होगा ना तुमको। ठीक है। और दूसरा, अच्छा ग्राफ, दूसरा जो होगा दूसरा, ठीक है, जो दूसरा होगा वो जीरो होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। और तीसरा, x इक्वल टू आर पे ऐसा होगा कि अगर तुमको स्टेटमेंट टाइप में पूछे यहाँ पे डिफाइन है कि नहीं, तो बोल दो नहीं डिफाइन है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करना हो तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज के क्यू बाई आर स्क्वायर खत्म। तीन चीज। और हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, देखो, ये आर रेडियस है और यहाँ पे भी आर रेडियस है ना। थोड़ा ध्यान से देखना, जीरो से आर तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो मैंने बोला कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की तरह नहीं स्टार्ट होगा घटना। तूने तूने पॉइंट चार्ज वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है क्या, नहीं देखा भी हो ना। अगर नहीं भी देखा हो तो ये याद रख लो कि पॉइंट चार्ज की वजह से देखो फील्ड घटने लगता है, क्योंकि जो, हाँ, 1/x² का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब जो पॉजिटिव में चार्ज बनाया, अगर इधर इधर के डायरेक्शन में देखें तो भी यही चीज आएगी और ऐसे घटने लगेगा, नहीं ऐसे घटने लगेगा, ये निगेटिव में होगा ना, माइनस के क्यू आर, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। बस, एक फील्ड, एक ग्राफ था, ग्राफ में किसी को दिक्कत है क्या, सिद्धिदात्री, नहीं हो गया ना, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर एक पॉइंट हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। मैं सॉलिड में भी ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, ये तुम लोग वैसे ही निकाल लो। अरे हाँ, एक चीज मैं भूल गया, आ जाओ आ जाओ। अगर मुझे इसे रो के टर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, हाँ, तो रो क्या होगा, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन 4/3 हो गया, रो इंटू 4/3 ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो चलो आओ थोड़ा इसको हम लिख के देखते हैं, मतलब इन सबको लिख के देखते हैं। के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ, अपान में और स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई को शहीद कर दिया, आर ने आर को शहीद कर दिया, तो फाइनली आया क्या, आर अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर अपन थ्री एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपने को थोड़ा ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि रो आर अपन थ्री एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है, सरफेस पे। दिस इज क्लियर और नॉट, अगर ये क्लियर है तो अब आओ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट ई डी टू, अगर हमें कभी भी क्यू से रो में स्विच करना हो तो कर लोगे ना तुम लोग। ठीक है, दूसरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इसमें भी पहले तो मैं, आ रही है अच्छे से आ रही है, ठीक है, इसमें भी पहले तो मैं वही लॉजिक लगाऊंगा। मान लिए इसमें इसके अंदर तक कितना, रो डेंसिटी का, ठीक है, या ऐसा कह लो क्यू चार्ज, तुमसे कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में, तुम्हें स्विच करना आना चाहिए कि रो से क्यू में कैसे स्विच करेंगे, क्यू से रो में कैसे स्विच करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहला लॉजिक मेरा पहला, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए ये क्या होगा, ये तो देख के बता दोगे ना, एक्स डिस्टेंस पे, एट एक्स,
और एक्स कैसा है, ग्रेटर 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 देन आर है। ये पॉइंट चार्ज की तरह लाई करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहाँ गए, क्लियर। हाँ, दूसरा, अब इन साइड के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, फॉर इन साइड, फॉर इन साइड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आओ अगले पेज पे कर लेते हैं। शिल्पा समझ में आ रहा है। हाँ, तो टाइम टाइम पे बोल दिया करो, ठीक है। वरना पूछने पर बताती हो कि सर मेरे ऊपर से जा रहा है, अरे भाई, दो तो लोग हो, उसमें भी तुम लोग नहीं बोलते हो। तुम लोग को तो अच्छे से हर एक डाउट पूछना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग तो है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉलिड स्फीयर है, मैं इससे मान लो एक्स डिस्टेंस पे जाके, मुझे ना पहले तो एक्स डिस्टेंस पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक सरफेस बनाना होगा। अब मैंने एक सरफेस बनाया, अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आएगा ना, वो किसकी वजह से आएगा, क्यू इन वाले की वजह से आएगा। क्योंकि इसके लिए तो ये अंदर हो गया, देखो ये जो बाहर वाली चार्ज है उनके लिए तो ये अंदर की चीज हो गई ना। और हमें पता है क्यू आउट बराबर, क्यू आउट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो इनको तो अब भूल ही जाओ, इनको तो तुम अब भूल ही जाओ, अभी कुछ ही काम के नहीं है, बस अंदर वाला चार्ज जो है वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएगा। तो हमको क्यू इन क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो क्यू इन क्या होगा, हाँ कैसे पता चलेगा, हमें पता है टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, रो है ना। हाँ, अब मैं मान लिया इसके अंदर क्यू एक्स चार्ज है, और क्यू एक्स चार्ज क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, ठीक है। तो वी यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, रो भी चार्ज होगा, और इसकी वॉल्यूम क्या है, इसकी वॉल्यूम बताओ, 4 बाई, हाँ, 4/3 पाई एक्स क्यू। बस हमें पता चल गया चार्ज। अब मैं इसको थोड़ा तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, जूम करके यहाँ पे ये अंदर वाली चीज है, इसके लिए कहाँ पे है, सरफेस है या सरफेस से बाहर है, ऐसा कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। अब तुम्हें पता है ये बाहर के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, या सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होगा वो होगा के, और क्यू कौन सा होगा, इन वाला, अपॉन ये डिस्टेंस, सेंटर से इसकी डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, खत्म। मतलब बाहर कर लिए क्या, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, बाहर वाले की वजह से फील्ड तो जीरो हो गया, तो ये रहे या ना रहे, भाड़ में जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, जब ये कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है। ये वाला देखो, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ ये कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है, तो बस इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और इलेक्ट्रिक ये इसके क्या है, सरफेस पे है या सरफेस से बाहर है, तो मैंने बोला था कैलकुलेशन के लिए सरफेस पे वही लगाते हैं ना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब क्यू कौन सा लेंगे, इन वाला लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर वाला तो फील्ड पैदा करेगा नहीं, नहीं करेगा ना। तो के, और क्यू इन की जगह पे मैं क्या लिख दूं, रो 4/3 पाई एक्स क्यू, ऐसे ही कुछ होगा ना, और दिस इज एक्स स्क्वायर। क्लियर और नॉट, अगर एक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक्स एक्स को मैं शहीद कर देता हूँ, और रो की वैल्यू, के की वैल्यू रखता हूँ, तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो, और दिस इज 4 पाई/3, और दिस इज एक्स। 4 पाई से 4 पाई को शहीद कर दो, ये क्या आया, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब इसको, इसका वेक्टर फॉर्म भी याद रखना, ए, हाँ, हॉलो के सरफेस पे आया था, तो तुमने सही बोला, बस एक्स की जगह हमने वहां पे क्या रख दिया है, आर रख दिया। हाँ, क्योंकि
अगर सोचो ये आर पे जाता ना, अगर ये आर एक्स आर पे सरफेस पे होता, अगर मैं कहूँ सरफेस पे निकाल लो तो तुम सिंपली एक्स की जगह आर पुट कर दोगे, तो वही फार्मूला आ जाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ई आउट ई इनसाइड क्या हुआ, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसका वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म रो वेक्टर एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, ई इनसाइड, ये दूसरा फार्मूला था। अब एक्चुअली ये फार्मूला ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ज्यादा प्रचलन में पता है कौन सा फार्मूला है, अभी मैं निकाल देता हूँ। क्यू वाला, रो को अब क्यू में बदल दो, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, रो अपॉन पूरे सेल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। चलो रख दो, तो ई इनसाइड हो जाएगा, अरे क्यू होता है रो पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो होता है, हाँ अच्छा हाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, मैंने गलती लिख दिया है, बहुत अच्छे, चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था। हाँ ये ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा ई इन साइड इज इक्वल टू रो की जगह क्या लिखूं, क्यू अपॉन पी लिख दूं, ठीक है, लिख दूं, और दिस इज एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यू वी की जगह पे लिख दो 4 और बाई 3, 4/3 आर क्यूब, मैंने ऐसा लिख दिया, और एक्स अपन 3 एप्सिलॉन, 3 से 3 को शहीद कर दिया। ठीक है, अब आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपन आर, ऐसा कुछ आया। ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा फेमस है। हाँ क्यों भी रहेगा, बहुत अच्छी, ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा फेमस है। समझ में आया। तुम चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो। लो, अरे तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिर्फ एक्स का मैग्नीट्यूड ले लो, डायरेक्शन निकालना है तो भी ले लो। नहीं समझ में आया। तो अब मैं इनसाइड और आउटसाइड का पता चल गया, तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो ग्राफ कैसा होगा। वैसे तो सिद्धि तुम ग्राफ देखी भी हो, अरे सरफेस पे तो वही हो जाएगा ना जो आउटसाइड के लिए होता है। बस एक्स की जगह आर रख दो, सिंपल सी बात है, अभी बोला ना एक्स के। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटने लगेगा, ग्रेविटेशन वाला ग्राफ। देखो ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है जो ई इनसाइड होता है और रो वेक्टर एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, नहीं है, तो एक्स लीनियर ग्राफ आएगा, लीनियर लीनियर ग्राफ आएगा ना, वाई इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, वाई इक्वल टू के एक्स वाला ग्राफ नहीं आ रहा। देखो ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है। कितना डल रिस्पॉन्स दे रहे हो यार। हाँ तो बोलती रहो ना, बोलने में पैसा लग रहा है क्या तुम्हारा। अभी अगर आ गया समझ में, और ये तो पुराना वाला है, एक ऐसा ग्राफ है ई प्रोपोर्शनल टू 1/x² वाला ग्राफ, नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका सिर्फ मिरर इमेज होगा, बस, नहीं होगा। तो अगर मैं उसका अलग से ग्राफ बनाऊं तो मुझे ऐसे देखने को कुछ मिलेगा, ए कुछ बढ़ेगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर तक बढ़ेगा, नीचे भी यहीं तक जाएगा, नीचे जाएगा -k³ बाई आर स्क्वायर तक, उसके बाद घटने लगेगा, घट के 0 हो जाएगा।
इनफाइनाइट पे वही, इनफाइनाइट पे जीरो जैसा महसूस नहीं होगा। अरे इनफाइनाइट पे महसूस होगा जीरो, क्योंकि देखो इस पे रखो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स अगर एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो के क्यू बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, जो कि जीरो होगा, क्योंकि किसी का अपान में इनफाइनाइट करते हो तो जीरो आता है। ठीक है, इस ये तीनों पॉइंट नोट कर लो। और अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो देखो ऐसे कर सकते हो। तुम्हें पता है इस यहाँ पे क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा देना, सिमिलर ट्रायंगल का। अब सिमिलर ट्रायंगल का देखो, ई अपान आर, ई अपान ई सरफेस अपान आर इज इक्वल टू ई इनर अपान, कहाँ पे निकालना है, एक्स पे निकालना है। सिमिलर का कंसेप्ट लग गया। अब ई इनर तुमको चाहिए तो ये हो जाएगा ई सरफेस इंटू एक्स अपान आर। अब ई सरफेस की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक्स अपान आर, तो ये क्या हो गया, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। आ गया कि नहीं। तो जिसको ग्राफ याद होगा वो सब कुछ कर सकता है, जिसे ग्राफ याद होगा उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुमसे कभी कभी ये पूछे, देखो इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, ई विल बी मैक्सिमम, तो क्या बोलोगे, कहाँ पे आ रहा है, देखो ग्राफ देखो, कहाँ पे, सरफेस पे आ रहा है भाई। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, यही सरफेस पे आ रहा है ना, और भाई यार इसको आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छा, तो ये हमें पता चल गया। अब बताओ, कोई डाउट, हॉलो स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में कोई डाउट। ठीक है, यार कितना कॉल आ रहा है मेरे पे, और पता है जब पढ़ाने बैठो तो कॉल आता है, आते हैं। किसका है, हाँ चलो, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। सारा तुम ही लोग कैलकुलेट करोगे, और जितने फार्मूलाज हैं उसको तुम्हें याद ही रखना होगा। दो शेयर्स है क्या, टॉपिक है यार, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ऐसा है ना कि एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसमें मान लो रो चार्ज दे दिया गया है। कितना चार्ज दे दिया गया, रो चार्ज दे दिया गया, और इस पे कितना चार्ज दे दिया गया, टू रो चार्ज दे दिया गया। ठीक है, अब तुमको बोला जा रहा है कि आप फाइंड करिए, एक यहाँ पे फाइंड करिए, मान लो ये पी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करिए। हाँ, अच्छा यार, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। एक एक स्फीयर है, सॉरी एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका, अरे एक स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर का चीज खोखला है। इसका इनर रेडियस मान लो दे दिया है, इनर रेडियस की वैल्यू मान लो इसने दे दिया है आर, 2 आर, इनर रेडियस है 2 आर, आउटर रेडियस कितना है 3 आर।
कैसेट नहीं पागलो, मैं बोल रहा हूँ ये सेल है भाई। एक सेल नहीं देखा है तुमने? हाँ, जिसका इनर एक 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 बहुत जैसे समझ लो एक हॉलो स्फीयर है, लेकिन वो मोटा है। मतलब आधे दूर तक मोटा है। अरे यार कैसे, मतलब कैसे, इसने मैथ्स थोड़ा भी नहीं पढ़ा है क्या? कक्षा 10वीं में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक मान लो स्फीयर है, मान लो ना कि एक 2r रेडियस का स्फीयर है हॉलो, ठीक है, और उसके बाद से एक आर तक जमा के इसको और बड़ा रेडियस का स्फीयर बना दिया गया है, जिसका आउटर रेडियस 3r है। तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा है? अरे उसको कह रहा हूँ, क्या नाम है, देखा है। और उसके अंदर एक और रखा गया है, उसके अंदर एक और सॉलिड स्फीयर रखा गया है जिसका खुद का रेडियस r है। ऐसे क्वेश्चन तुमको हजारों मिलेंगे यार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस P पॉइंट पे, और यहाँ पे एक पॉइंट इसके सरफेस पे Q पॉइंट है और इसके सरफेस पे R पॉइंट है, तुमको फाइंड करना है। तो चलो चलो, यस दे रहा हूँ। खुश? दिस इज पॉइंट एस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट PQS। तो कुछ मत करो, ठीक है, पहले पॉइंट P को पहले पॉइंट P पे निकाल ले। क्या? हाँ, लो भाई, इसका रो है और इसका टू रो है। सिद्धि, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है होगा तो बोलना, तेज नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत। पी पे निकालना है तुम्हें। मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं करना है, पहले पी पे क्या करो, एक सरफेस बनाओ। क्या बनाओ? एक सरफेस बनाओ। अब देखो, इसके बाहर वाले चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा क्या? यस सर। कौन कौन कह रही है यस सर? नहीं होगा ना? तो आउट, क्यू आउट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ई जीरो होगा वहां, उसकी वजह से तो ई जीरो होगा। ठीक है, बस इन साइड की वजह से होगा। तो देख लो इन साइड में कैसा काम कर रहा है। इन साइड में तो ऐसा ही है ना, तो बाहर वाले से क्या मतलब, जब उससे फील्ड ही जीरो है तो। इस सरफेस पे है, इसके सरफेस पे पॉइंट दिख रहा है लोकेट, पॉइंट उसके सरफेस पे हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दो KQ/R², है ना? लेकिन यहाँ देखो रो के टर्म में दिया है, तो रो वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे? अरे हो नहीं जाएगा, मैं कर रहा हूँ तो अब देखो और करो। एग्जाम में घंटा ना हो पाता है लोगों से, यहाँ पहले प्रैक्टिस करो। ρR/3 टेस्ट अभी लूंगा ना, फिर देखूंगा तुम कितना कर रहे हो। टेंशन मत, एक बार बस खत्म हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये समझ में आया सिद्धि? ठीक है, इसी तरीके से हम पॉइंट क्यू पे चलेंगे। अब पॉइंट क्यू से क्या बना लो, एक सरफेस बना लो। अब देखो बाहर वाले की वजह से चार्ज तो होगा नहीं। जो मेथड सिखा रहा हूँ ना, याद रखना, लास्ट तक काम आएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। क्यू की वजह से चार्ज देखो, क्यू क्यू पे देखो, बाहर वाले की वजह से होगा नहीं, नहीं होगा ना, सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से ही होगा। तो मैं लिखूंगा KQ/In/R², होगा ना R²। लेकिन आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है? 2r है, तो बस 2r का स्क्वायर। क्यू देखो, और क्यू इन जो है ना सेम है, जो जो इसका चार्ज है ना वही क्यू इन होगा, क्योंकि और कोई चार्ज नहीं है अंदर, नहीं है ना? हाँ तो बस हो गया। अब क्लियर हो गया? मैं एक बेस्ट मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें नो डेरिवेशन, नो दिमाग, बस तुम स्टेप मेरे स्टेप को पकड़ो, कभी गलत होगा ही नहीं। कि क्यू के जगह पे अपने को क्या लिख देना है? हाँ, क्यू क्यू इन, यही वाला क्यू अपान 4r²। ठीक है, लेकिन हमें किसके टर्म में दिया गया है? रो के टर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो रो इंटू आर की जगह क्या लिख लो? 2r अपान, बस खत्म। अब आ जाओ यस पे। यस पे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे?
एस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, कुछ नहीं करना है। पहले इससे सरफेस बनाओ, देखो कौन कौन चार्ज काम कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, टोटल चार्ज काम कर रहा है ना। तो इसको दो मेथड है, एक तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, और बाद में इस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ इतना लिखो कि, और पूरा अंदर का चार्ज लिख लो, जितना क्यू क्यू इन अपन आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ 3r स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब क्यू इन कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। क्यू इन इसका चार्ज होगा और प्लस इसका चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यू इन किसका किसका चार्ज होगा, पहले तो एक पहले फर्स्ट सॉलिड स्फीयर जो है उसका चार्ज होगा, और प्लस में किसका चार्ज होगा, सेल, सॉरी सेल का भी चार्ज होगा, सेल का चार्ज होगा ना, सेल का चार्ज होगा। तो पहले सॉलिड स्फीयर की वजह से चार्ज देखना, उसका डेंसिटी क्या है, रो है ना, I2, और उसकी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत। और दूसरे सेल वाले की वजह से दूसरे सेल की चार्ज कितना है, 2 रो, है ना। और उस और उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब आउटर माइनस r क्यूब इनर। ऐसा फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो बदलू मैं बता देता हूँ, पढ़ा है तो बस खत्म हो गया। ये है रो 4/3 पाई r क्यूब प्लस 2 रो 4/3 पाई। हाँ पहले सॉलिड का चार्ज लिख लिया और हॉलो सेल का चार्ज लिख लिया, क्योंकि दोनों के चार्ज को जोड़ के आएगा ना वहां पे चार्ज, उस सरफेस के अंदर मैंने जो सरफेस बनाया है उसमें जो टोटल चार्ज होगा दोनों को जोड़ के आएगा। आर आउटर कितना है, 3r है, तो ये हो जाएगा 8, आर आउटर 3r है ना, तो ये हो जाएगा 27r। और 2r है तो 8r। बस इतना रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आओ रख लेते हैं, रो 4/3 पाई r क्यू कॉमन कर लो, यहाँ पे तो 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे 27 में से 8 गया, 19, तो ये क्या हो गया, 19 2 जा 37 हो गया, 37 मल्टीप्लाई बाई 4/3, कैसे, सॉरी 39, हाँ 38 + 1 जोड़ो, हाँ 4/3 पाई r क्यूब। अपने को मिल गया क्यों इन, अब मैं लिख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा कि क्यू इन की वैल्यू क्या आई, 39/3 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r, रो भी लिख लो, अपन 9r स्क्वायर, आर से आर को काट लो, काट लेना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आ गया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ याद नहीं करना है, बस तुम मेथड, मेरे मेथड को पकड़ो, सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। अच्छा वो शिल्पा चली गई क्या,
तो अरे भाई बोलो यार, तुम तो ऐसे ये फिर जैसे लग रहा है तुम पैसे, मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ बोलने के लिए, हद है यार। ठीक है, तुझे मैं पूछूं, हो गया समझ में आया तो बोल दिया करो हाँ या ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ मुझे पता, तो ध्यान नहीं है तुम्हारा। हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट। ठीक है, आने दो ना, एग्जाम में ऐसे वैल्यू मिली, तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन में तुम्हें ऐसा मिलेगा। ठीक है टेंशन मत। आओ अब केबीटी प्रॉब्लम हेडिंग डाल लो। अच्छा नहीं, इसी क्वेश्चन में सुनो, इसी क्वेश्चन में तुम पता है क्या करो सिद्धि, यहाँ से बाहर 4R पे थोड़ा निकालना। सभी लोग निकालो, यहाँ से 4R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू 4R। के क्यू इनसाइड अपन 4R स्क्वायर। हाँ, और क्यू इनसाइड अभी तुमने कैलकुलेट ही किया, क्योंकि इसके लिए भी क्यू वही होगा, सेम होगा, क्योंकि और कोई चांस तो है नहीं, तो बस उसे रख दो। हाँ आंसर आ गया। सिल्वा समझ में आया। अब मैं उससे पूछूंगा ही नहीं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे कॉन्सेंट्रिक हैं याद रखना, मैं भले कॉन्सेंट्रिक बना नहीं पाया हूँ। ईच, देखो ये तीनों ऊपर के हॉलो स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की रेडियस जो है ना वो आर है। दिस इज आर रेडियस। इसकी जो रेडियस है वो 2R है। इसकी जो रेडियस है दैट इज 3R। और इसकी जो रेडियस है दैट इज 4R। अब तुमको फाइंड करना है, एक तो इसके सरफेस पे पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, ठीक है, पॉइंट S पे, फिर पॉइंट T पर, सब पे फाइंड करो। इस पे है +Q चार्ज, +3Q चार्ज, +4Q चार्ज, +5Q चार्ज। जल्दी से फाइंड करो यार। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियस बात है, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना इसके क्वेश्चन में लोग उलझ जाते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आता है उनसे कभी नहीं हो पाता।
हम्म। हाँ हाँ। हाँ भाई, इसकी डिस्टेंस मान लो तुम कुछ, या मान लो तुम 3.5 सॉरी 4, ठीक है हाँ मान लो 3.5। चलो मान लो। हम्म। क्यू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? जब क्लियर है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? करो। जब पूछ रहा था तुमसे कि तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तब तो तुम बोल नहीं रहे थे। अब कह रहे हो ऐसा होगा या वैसा होगा। अब शांति से करो। हो गया सिद्धि तुम्हारा? मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, मैच करो। मैच करो शिल्पा, तुम भी देखो तुम्हारा इतना शांत चला रहा है, मैच करो। दिख रहा है मुझे भी। क्या? ई, पी पे चाहिए मुझे। मैं पी से एक सरफेस बनाऊंगा। पहले देखूंगा उसके अंदर कितना चार्ज है। बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ अंदर का चार्ज। अंदर पे सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है, तो मुझे पता है सरफेस पे किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है के। क्यू की वैल्यू क्यू ही है। और ए आर, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू पे। पहला पी वाला मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए। क्या? पॉइंट टी का 5 पर ले लो।
बहुत अच्छे। क्यू पे देखो ध्यान से। क्यू का डिस्टेंस क्या है? 2r है। तो मैं एक सरफेस बनाऊँगा, और लिखूँगा कि क्यू इन अपान कितना? 2r का होल स्क्वायर बस। और क्यू इन मुझे पता है कितना है, इस पे कितना है 3 और इस पे 1 है 4। तो क्यू इन हो गया 4। तो k 4q अपान 4r स्क्वायर, तो k क्यूब हो जाएगा। शिल्पा क्लियर हुआ? एस पे निकालना है। एस पे देखो कितने चार्ज आ रहे हैं। एस का 3 पॉइंट आर है। चार्ज है 4, फिर 3 7 1 8 के 8 क्यू अपान 3.5 आर का होल स्क्वायर। खत्म। इस पे भी क्या करना है, सारे चार्ज को जोड़ दो, खत्म। कितना लल्लू क्वेश्चन था? लल्लू था। ठीक है। अब आओ केवीटी प्रॉब्लम करते हैं। अब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। कैविटी प्रॉब्लम करें। कैविटी प्रॉब्लम। अच्छा सिद्धि, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं कि तुम्हारे मतलब तुम काफी ज्यादा मतलब पहले से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? दिस इज पॉइंट ओ, एंड यहाँ से मुझे वो निकालना है। एक केविटी मैंने काट के निकाली है। यहाँ पे मैंने एक केविटी काट के निकाल दी है। वैसे तो ये तुम्हें याद ही होगा, ये वाला केविटी का प्रॉब्लम। अब केविटी के सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक है। केविटी का रेडियस आर है। केविटी का रेडियस आर है। इस ये जो अपना स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मैं लिख दे रहा हूँ सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस 2r है। ठीक है। अपने को यहाँ किसी पॉइंट पी पर, मान लो यहाँ किसी पॉइंट पर एक पी पॉइंट दर्शा दे रहा हूँ। एक पॉइंट पी पर निकालना है तुमको। इसके अंदर एक पॉइंट पी पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी। हाँ, यहाँ पे चार्ज रखें। चार्ज रखें। हाँ हाँ निगेटिव चार्ज। ठीक है। मैं इसको करता हूँ, तुम लोग ध्यान से वही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरे केवीटी में, चाहे केवीटी का प्रॉब्लम जहां पे भी हो, पूरा का पूरा सेम प्रॉब्लम। अब देखो तुम ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या किया गया ना, यहाँ से इसको काट दिया गया। इसको काट के हटा दिया गया। ये पूरा स्टार्टिंग में सॉलिड स्फीयर था, ऐसे सॉलिड था। ये सॉलिड था, ये सॉलिड था। सिर्फ इसके अंदर की जो चीज है ना, वही काट के निकाल दी गई है बाहर। और मुझे उस पॉइंट पे पूछ रहा है, वहां तो खाली है इस टाइम, वहां कुछ है नहीं। नहीं है ना कुछ। वहां उसके अंदर केविटी के अंदर किसी एक पॉइंट पी पर फील्ड बतानी है। अब उसके अंदर तो कुछ है नहीं। तो मुझे पता है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, इसका रो मान लो डेंसिटी था। ठीक है। चार्ज डेंसिटी रो था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें उतना ही चार्ज भर दे रहा हूँ। और उतना चार्ज का मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्टार्टिंग में कैसा था, स्टार्टिंग में ऐसा था, पूरा भरा था। और तुम आई
और इसको काट काट दी यहाँ से और उसको निकाल के फेंक दी, यही की होगी ना? ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, बस मुझे पता है कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यही पॉइंट पी है ना, यहीं पे है ना पॉइंट पी। अच्छा, वो शिल्पा क्यों नहीं बोल रही है? तो बोला करो ना, बाद में कहोगे हमें सर समझ में नहीं आया था। यहीं पे कोई कहीं है पॉइंट पी, यहाँ पे है ना कोई पॉइंट पी, हमें क्या करना है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा, ठीक है, और मैं दोनों का निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दे रहा हूँ। ऐसा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दूं? बताओ, एक स्फेयर के वजह से, एक सॉलिड स्फेयर की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू एक्स अपन आर क्यू, वो तो ठीक है, रो के टर्म में बताओ। रो वेक्टर एस अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना? ठीक, अब मैं मान लिया कि यहां से सेंटर से यहाँ फील्ड निकालूंगा, तो उसकी डिस्टेंस जो होगी, इधर की तरफ कुछ होगा, होगा ना, और उसकी वैल्यू होगी रो वेक्टर एक्स अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। अब मैं वेक्टर एस को मान ले रहा हूँ वेक्टर ए, मैं वेक्टर एस को मान ले रहा हूँ वेक्टर ए, थोड़ा ध्यान से समझना, रो वेक्टर एस अपान 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसकी वजह से किधर होगा, इस निगेटिव चार्ज वाले की वजह से किधर होगा, इसके वजह से ये भी क्या है, इसके पास माइनस रो है, लेकिन एक खुद भी एक सॉलिड स्फीयर है, एक छोटा सॉलिड स्फीयर है ना? इसके वजह से किधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, ये भी होगा, इधर होगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन के साथ, माइनस डायरेक्शन के साथ होगा, इसका मतलब इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, उल्टा हो गया ना, क्योंकि माइनस है ना इस पे। ये और अब मैं डायरेक्शन दिखा दिया तो मैं रो को माइनस में नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्शन उधर, हाँ तो ऐड कर देते, तो घटाने की जरूरत नहीं रहती, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ बोलो। रो वेक्टर है, हाँ तो मैं वेक्टर बी मान ले रहा हूँ इसको, एक्स इसकी यहाँ से मान लिया, यहाँ की डिस्टेंस बी है, तो मैं इसको वेक्टर बी मान लूँ, ठीक है। अब थोड़ा स्पेस पे आ जाते हैं, अच्छे से देखते हैं। यहीं पे अपनी केविटी थी, यहाँ पे अपना सेंटर है। अब इसकी वजह से मुझे पता है फील्ड किधर है, ये पॉइंट पी है, इसकी वजह से मुझे फील्ड पता है इधर है, दिस इज वेक्टर, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, रो वेक्टर ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से किधर किधर है, इधर है ना? इसकी वैल्यू कितनी है, रो वेक्टर बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस वेक्टर को मिला के कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस वेक्टर को क्या मिला के कंप्लीट कर दे रहा हूँ, इसको मान लिया एल, क्या मान लिया, एल। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हुआ, वेक्टर एल हो गया। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा था, वेक्टर एडिशन मैंने किया, एक ट्रायंगल बन रहा था, सॉरी, हाँ, दिस इज एंड दिस इज, और यहाँ से मैंने दिस इज,
ए अपना था वेक्टर ए अपना था वेक्टर बी। अब इन दोनों का जो मैंने उल्टा करा वो क्या है, वेक्टर एल आया। यही रिजल्टेंट हुआ, नहीं हुआ। हाँ, अब मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों का फील्ड यहाँ पे लिख के जोड़ दूंगा। मैं जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने माइनस इसका डायरेक्शन अल्टीमेटली ले लिया है, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है ना। अगर तुम डायरेक्शन नहीं लेते ना तो घटाना पड़ता। मैं डायरेक्शन लिख दिया हूं, जैसे मान लो मैं कहूँ 5 न्यूटन इधर तुमको जाना है, ठीक है, आई कैप में, और 3 न्यूटन इधर जाना है जे कैप में। मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बोलूं तो तुम कहोगे कि भाई हम जोड़ देंगे, है ना, माइनस जे कैप में। तुम जोड़ दोगे, बोलोगे 5 न्यूटन आई कैप प्लस -3 न्यूटन जे कैप, है कि नहीं। जब तुम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिख रहे हो तो जोड़ दोगे। तो बस मैंने भी जोड़ दिया। तो मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, पहले की वजह से देखो, ई नेट जो आएगा वो ई जो नेट आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, रो वेक्टर ए अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। छोटे वाले की वजह से क्या आएगा, रो वेक्टर बी अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए बचा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर एल, बस खत्म। तो यहाँ पे देखो, ए पी जो था, पी के लोकेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पी कहीं भी लोगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आया। क्या निकल के, कौन सी डायरेक्शन वाली, की, और फिर से बनाते हैं। अगर ये समझ के प्रॉब्लम ना केविटी प्रॉब्लम, तो केविटी प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसोगे। चलो अच्छे से बनाता हूँ, बहुत अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन का कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना पॉइंट पी है। अब मुझे पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा। इस और यहाँ पे इसका सेंटर है, इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब मैं ऑलरेडी इसके फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन कर चुका हूँ। अगर तुम नहीं डिफाइन करते ना, तो तुम कैसे लिखते, अगर मान लो कोई बंदा नहीं डिफाइन कर रहा है तो ये तो लिख देगा ए, और ए वाला भी इधर हो जाएगा उसके लिए, और ए वाला हो जाएगा उसके लिए एल। देखो, अगर कोई नहीं, अगर मान लो मैंने डिफाइन कर दिया वेक्टर ए है, जो नहीं डिफाइन करता वो मानता कि बाहर की तरफ है तो वेक्टर भी मानता, और उसके लिए वेक्टर एल हो जाता ना। तो वो ऐसे लिखता, वेक्टर एल प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए, उसके लिए ऐसा होता, ठीक है। तो वो उसे लेकिन क्या करना पड़ता ना, उसे फील्ड घटाना पड़ता। क्यों घटाना पड़ता है, क्योंकि मान लो फील्ड घटा नहीं रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, उसने इसके लिए वेक्टर ए की वजह से फील्ड कैसे लिखा, ऐसे लिखा, रो वेक्टर ए अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस रो की जगह पे उसे क्या लिखना उसने क्योंकि उसने डायरेक्शन तो लिया नहीं है, माइनस रो लिखना पड़ेगा। ये कितने बात कितने लोगों को समझ में आ रही थी। अगर मान लो डायरेक्शन ले रहे हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। बस हो गया। तुम सेंटर ऑफ मास में भी यही कर देते, ए माइनस वेक्टर बी। अब तुम यहां से भी देखो, बिग बी को इधर भेजो, वेक्टर एल इक्वल टू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे वेक्टर एल लिख दोगे, तो रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर एल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक क्लियर हुआ।
माइनस, हाँ अगर तुम डायरेक्शन पकड़ ले रहे हो तब तो अच्छी बात है, माइनस प्लस मत रखो। अगर डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो तो माइनस प्लस रखो। तो तुमने ये क्या देखा, रो अपन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है ना। और एल, वेक्टर एल भी फिक्स डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब साफ हो गया कि जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, जो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहा हूँ, जो फील्ड होता है वो एक कांस्टेंट होता है। और किस डायरेक्शन में होता है, वेक्टर एल के डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैविटी के अंदर, किसी भी पॉइंट में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो नोट करके लिख लो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कैविटी विल बी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन वेक्टर एल के अलावा होगा। तो हमने अब तक दो चीजें देख ली। अगर मुझे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे क्या क्या, मैं किस किस से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ कांस्टेंट, सीट से, और दूसरा केवीटी से। ये दोनों एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। शिल्पा समझ में आ गया। ठीक है, अगर एक पॉइंट समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ आ जाओ, दो केविटी कट कर लेते हैं। कर लो भाई, दो केविटी कट कर लो। कहाँ दूसरा कट करूँ। अच्छा भाई एक्सेस पे आ जाओ भाई। चलो इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, तीन फिगर बनाऊंगा मैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड फिगर बना दूंगा, किसके लिए, इसके लिए। और थर्ड फिगर में, इसी थर्ड फिगर में भी इसी को दिखा दे रहा हूँ। तो अरे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना निकालते थे, वहां तो हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे। हाँ तो सेंटर ऑफ मास निकालना था ना, यहाँ फील्ड निकालना है। अब चलो किस पॉइंट पे निकालना है बताओ। तुमने दो क्रिटिकल किया, बताओ कौन से पॉइंट पे निकालना है। मतलब, अरे अब तुम सीख चुकी हो, अब तुम कहीं पे भी निकाल सकती हो। मान लो तुमने बोला कि यहाँ निकालिए, चलिए तुमने बोला कि सर यहाँ पॉइंट पी पे निकालिए, ठीक है तुमने बोला। तो मैं, मुझे पता है कि इस पॉइंट पी पे इसकी वजह से इधर होगा, होगा ना। और मुझे मैग्नीट्यूड पता है, इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से भी, इसके रेडियल डायरेक्शन में इधर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके वाले, तुमने इसको भरा है ना यार, तुम्हें फार्मूला कैसे लगा पा रही हो, 3x अपॉन, सॉरी, ρ x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तब लगा सकती हो जब ये भरा हुआ हो। ऐसे थोड़ी ना लगा सकती हो कि अगर तुम कह रही हो इसकी वजह से नहीं होगा, तो अरे भाई जब तक इसको भरोगी नहीं तब तक कहाँ से होगा। अब भरोगी तो ये निगेटिव साइन के साथ तुम्हें देना पड़ेगा ना। अभी और इसकी वजह से तुमने किधर माना, मान लो इसकी वजह से इधर माना, लेकिन असली में तो इधर होगा, होगा ना असली में इधर।
और इसकी वजह से किधर, अरे निगेटिव है ना, तुम मत मानो इधर, चलो। हेलो, तुम इधर मत मानो, तुम इधर मानो, लेकिन अब तुम रो को निगेटिव लिखना, ठीक है। और इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से मुझे पता है, इसकी वजह से इधर ही होगा। अब तीनों का वेक्टर एडिशन ले लो, खत्म। क्या ले लो? तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम्हें रो माइनस में रखना होगा। अभी मैं पता नहीं, तुम्हें ही कंफ्यूजन मुझे लग रहा है बस हो रहा है। लो, दो चीज है, तुम्हें कई बार बोल चुका। अगर तुम डायरेक्शन डिफाइन कर दे रही हो पहले ही, तो माइनस प्लस का झंझट हटा दो, माइनस प्लस का झंझट हटा दो। हाँ तो लो, हो गया माइनस प्लस का। इसके वजह से इधर होगा फिर, क्योंकि माइनस है। इसके वजह से इधर होगा, और इसके वजह से इधर होगा, खत्म हो गया। तीनों का वेक्टर सम कर लो, आंसर। अच्छा क्या? वैसे वैसे तुम्हारे तुम्हारे लेवल पे तो मुझे नहीं लगता दो केबीटी का आएगा, अगर आएगा तो हम लोग कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अरे नहीं, आ सकता है। जिस पॉइंट पे पूछ रही हो ना, उसके रेडियली होता है हमेशा। तुमने इस पॉइंट पे पूछा था ना, यही केविटी था, और ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, उसके रेडियली, बस इधर होगा। हाँ, ए वाला एंगल, बस। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है तो आओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, खुद की वजह से तो इधर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो खुद की वजह से तो इधर होगा। और एक वो वाला चीज बचा था, उसकी वजह से इधर होगा, ठीक है। हाँ, सिंपल है। मैं क्वेश्चन दूं? चलो, केविटी प्रॉब्लम में करते हैं। ओ, 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 सर्कल बनाने में बहुत दिक्कत होता है ना। दिस इज सेंटर ओ, दिस इज सेंटर ओ, और इसका सेंटर है पी, केविटी का सेंटर है पी, और ये इसका है ए, ठीक है। और यहाँ पे है इसका बी। अब तुम्हें फाइंड करना, और यहाँ पे एक पॉइंट, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ए बी। क्लियर? अरे रिपीट करना है, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इससे एक केविटी काटी गई है। अब तुम्हें फाइंड करना है हर जगह पे इलेक्ट्रिक, केविटी का सेंटर पी है। क्या? ओ से, हाँ वेक्टर में मान लेना, मान लो ओ से पी की डिस्टेंस वेक्टर ओपी है, ओ से ए की डिस्टेंस वेक्टर ओ ए है, ओ से बी की डिस्टेंस वेक्टर ओ बी है, ऐसे मान लेना। लिखा नहीं है? ऊपर दिख रहा है फाइंड ई एट।
रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर लिए तो केवीटी समझ गया। बी और सी का नहीं आ रहा है। वाह, तुम सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता है, लगना चाहिए? हाँ। 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 अरे नहीं, मैं बोला ना कि ओ से पी की डिस्टेंस को ओपी वेक्टर मान लो, ओ से ए की डिस्टेंस को वेक्टर ओ ए मान लो। किसकी डिस्टेंस? हाँ हाँ। किसकी डिस्टेंस? अरे पी पॉइंट सेंटर पे ही रखा गया है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना केविटी के अंदर फील्ड कैसा होता है। फील्ड अंडर केविटी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। तो जो पॉइंट पी पे फील्ड होगा वही ए पे होगा। अभी अब तुम्हें डाटा ना दे एग्जाम में तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो पॉइंट पी पे फील्ड क्या होगा? यहां से यहां, यही था ना, वही था ना। थ्री वेक्टर, नहीं रो, रो वेक्टर एल अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर एल क्या था? दोनों के सेंटर को मिलाने वाली वेक्टर थी। तो यहाँ पे हो जाएगा रो वेक्टर ओपी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट ए पे भी सेम होगा। इलेक्ट नहीं, उस पे भी जो पॉइंट पी पे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वही ए पे होगा। झमेले में मत पड़ना। अरे कहाँ भी बोला, अभी लिखवाया था एक पॉइंट कि कांस्टेंट होता है। देखो दिखाया भी हूँ, कांस्टेंट होता है। मतलब ये हर एक पॉइंट पे सेम होता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने बनाया है, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है। भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तो मतलब पी और ए का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत बी और सी का है ना। बहुत अच्छे दोस्त। हम्म, अपने को बी बी पे निकालना है और सी पे निकालना है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान दो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम इस पूरे केविटी वाले माहौल को ना से तोड़ लो। ऐसे तोड़ सकते हो। हाँ। इस पे चार्ज मान लो क्या है, रो है। हेलो। इस पे चार्ज होगा माइनस, होगा। अब चार्ज निकालना, थोड़ा रो की वजह से चार्ज जो आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और यहाँ पे, हाँ हाँ
अब थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना। बी पॉइंट जो है ना, इसके लिए तो यहाँ है और इसके लिए यहाँ है ना? तो इसके लिए तो बाहर है। इस हाँ, तो बाहर के लिए तो बाहर वाला फ़ॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। इसके लिए के क्यू अपॉन, मान लो ये पी ए और ये बी है, तो वेक्टर पीबी, ठीक है? पीबी का क्यूब आई इंटू वेक्टर पीबी, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं। मैंने वो वाला फॉर्म लिख लिया, या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर पी क्यू अपान पीबी का स्क्वायर और फिर पीबी का कैप, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसमें यूनिट वेक्टर लिख दिया उसके डायरेक्शन में, एक तो ये मुझे मिल गया। अब इसकी वजह से मुझे पता है, इसकी वजह से निकालना है, तो मैं इसकी वजह से एक सरफेस बनाऊंगा और देखूंगा कि क्यू इन कितना है, क्योंकि बाहर वाला तो काम करेगा नहीं, तो क्यू इन निकालना पड़ेगा। और इसके वजह से जो, और हाँ, जो इसके वजह का फील्ड होगा वो होगा के क्यू इन अपान पीबी, सॉरी ये क्या था, सॉरी, ओबी, ओबी था, ओबी, ओबी, ओबी का स्क्वायर और ओबी कैप। दिक्कत है क्या? हाँ, ओबी क्यू इंटू वेक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखो क्यू निगेटिव आएगा कि नहीं, क्योंकि रो निगेटिव है। अब चलो इसकी वजह से क्यू इन, पहले क्यू इन निकालो। क्यू इन निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा? हाँ, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल। क्यूइड, क्यूइन कैसे निकलेगा? क्यूइन रो इंटू इसका वॉल्यूम, रो इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा, अरे यहाँ से तुमने सरफेस बनाया ना, सरफेस तो यहाँ से बनाया है, तो वॉल्यूम तो ये वाला लोगे ना। क्यों नहीं निकलेगा भाई? वॉल्यूम ऐसे होगा 4/3 और पाई, आर की जगह वेक्टर ओ बी का क्यू, हो गया। हमें वेक्टर ओ बी वगैरह तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ओ से बी के बीच की डिस्टेंस होती रहेगी। मुझे क्यू इन मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, बोलो? इसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से क्यू निकालना है ना। तो इसका इसका जो क्यू होगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम होगा, लेकिन रो माइनस में है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, और इसका जो रेडियस होगा वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। मान लो इसका रेडियस आर पी है, खत्म। आ नहीं गया? और इसके वजह से फील्ड E1 आया, इसकी वजह से फील्ड E2 आया, तो ई नेट जो होगा, होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ। ऐसे ऐसे तुम लोग ऐसे वो के बोल रहे हो ना, जैसे लग रहा है कि सारा फास्फोरस खत्म हो गया है। अच्छा, अब वेक्टर से तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना, एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ठीक है? उससे तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ले, कहाँ गए यार सब के सब? रुको, एक क्वेश्चन तुमको दिखा रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन। क्या? अच्छा, सी, अबे सी पे तो बहुत आसान है, सी पे कुछ नहीं करना। सी पे, सी पे एक तो पूरा फुल मान लो, दोनों के दोनों से बाहर है ना, सी सी तो क्या है, दोनों से बाहर है।
इसकी वजह से भी यहाँ है, इसकी वजह से भी कहीं यहाँ है, तो बस इसकी वजह से बार वाला फार्मूला लगा दो और इसकी वजह से भी बार वाला फार्मूला लगा दो। लेकिन ध्यान रखना इसके क्यू को माइनस में रखना और दोनों को जोड़ दो, खत्म। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था ताकि एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग करें। अरे अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बात है। अरे एग्जाम में इतना ऐसा नहीं आया, देखो एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था। उन्होंने ना एक ऐसा दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं। देखो एक ऐसा नहीं है यार, मतलब जबरदस्ती। SPHARE, एक स्फीयर है। आईआईटी में बोला था ना कि एक वो है, केविटी काटी गई है, ठीक है। अब पूछा था कि इसमें फील्ड कैसा होगा, ठीक है। कैसा होगा बताओ। दिया था कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और दिया था कि चेंज विथ आर, वगैरह वगैरह ऐसी। अब जिसे पता है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वो मार देगा, क्योंकि उसे पता है यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट होता है कि नहीं। बस आया था, आइडिया क्वेश्चन था। हाँ जे एडवांस का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अच्छा उसने एक और क्वेश्चन बोला था, लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद मैं ज्यादा समझ। देखो उसने एक क्वेश्चन बोला था। अब एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने के लिए वैसे तो ज्यादा अच्छे से मैं लिखा पाता। हाँ, चलो मैं एक क्वेश्चन ही तुम लोग को सेंड कर दूंगा। इतना तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अच्छा 4:17 हो गया तो ये होमवर्क ले लो चलो। इस पे प्लस रो का चार्ज है, और इसके यहाँ से इसको सेंटर वाले पार्ट को खत्म कर दिया गया है, काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। अब तुमको बताना है कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर तुमको बताना है, आर डिस्टेंस पर। और आर आर का लोकेशन जो है ना वो 0, 0, 1 है। हाँ, फाइंड द, और जो कट किया गया ना वो कैपिटल आर रेडियस का कट किया गया है, और इसका खुद खुद का टोटल रेडियस 2R था। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, क्या था, कर सकते हो। और जो ये रखा गया है ना उसका ओरिजिन जो है 0,0,0 पे रखा गया। अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करके ले। ठीक है, बाकी मैं आज का होमवर्क देख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद से मेरे ख्याल से कल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल पे बढ़ेंगे। ठीक। पोटेंशियल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा हम लोग ने तो कर चुका है ये, मतलब लगभग तो कर ही लिया है ना। पोटेंशियल के बाद से अब हम लोग एनर्जी पढ़ लेंगे, फिर गॉस थ्योरम वगैरह, डाइपोल वगैरह गॉस थ्योरम पढ़ के खत्म कर देंगे। शिल्पा समझ में आ रहा है? कहाँ गई है? हेलो।